हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो और पार्ट 5 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। और आज हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जिसे हम लोग एफ से सूचित करते थे, स्मॉल एफ से, और उसकी वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसे हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते थे। इन दोनों में जो संबंध है ना, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इनके संबंध के बारे में, यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, वही संबंध हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं कि एक अवतल दर्पण ले लेता हूं। कोई भी आप गोलीय दर्पण ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक अवतल दर्पण ले लेता हूं। ठीक है, यह आपका एक अवतल दर्पण हो गया। बाहर की ओर से इसे कलई कर दिया गया यहाँ पे। चलिए, यह क्या होगा, ध्रुव होगा। ठीक है, यहां पर इसका वक्रता केंद्र लेते हैं। ये वक्रता केंद्र लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसके प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण लेके आते हैं। प्रधान अक्ष यही ना है जी, तो इसके समांतर एक आपतित किरण ले जाएंगे और प्रधान अक्ष के समांतर जो आपतित किरण जाती है वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहां मुड़ती है जी, तो कहां टकराती है, तो प्रधान अक्ष के फोकस पर टकराती है। जहां पे टकराएगी वह क्या होगा, इसका फोकस हो जाएगा। यही यहाँ क्या है, फोकस है। ठीक है, तो इस आपतित किरण का नाम हम लोग मान लेते हैं ए बी, और ये ए बी आपतित किरण यहाँ पर टकराई दर्पण से और परावर्तित होकर कहां चली गई, ये जो देख रहे हैं यही परावर्तित होकर जा रही है। तो कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और इस फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ये जो आपका ध्रुव है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और इन्हीं दोनों के बीच के संबंध के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब देखिए, ये जो आपतित किरण गई है और ये परावर्तित किरण हुई, तो इसके बीच में एक अभिलंब होगा। वह अभिलंब आपको पता रखा है मैंने, ऐसे होगा, ऐसे ही ना होगा जी। तो इसको मैं डॉटेड कर देता हूं। चलिए, तो ये आपका अभिलंब हो गया। तो ये आपका आपतन कोण होगा, इधर वाला एंगल आई, और इधर वाला जो होगा परावर्तन कोण होगा, एंगल आर हो जाएगा। यही ना होगा। और हम लोग परावर्तन के नियम से इन दोनों कोणों को जानते हैं कि ये बराबर होते हैं, इतना पता है ना आपको। चलिए, तो जितना कुछ हम लोग इस डायग्राम में किए हैं वो सारी बातें हमें यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, माना ए बी आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से जाती है। ठीक है, हमने यहां पे इस दर्पण का जो ध्रुव है उसको P लिखा है। ठीक है, और यहां पे लिख देंगे कि P दर्पण का ध्रुव है। P क्या है, दर्पण का ध्रुव है। और ये जो आपका C जो है क्या है, वक्रता केंद्र है। यहां पे लिख सकते हैं, तथा C वक्रता केंद्र है। ठीक है, C आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। अब देखिए, चलिए अब देखिए, ये जो CB था आपका अभिलंब था। चूंकि CB ये एक्चुअल में क्या होगी, वक्रता त्रिज्या ही भी होगी। ये एक्चुअल में CB जो क्या है, वक्रता त्रिज्या भी कहलाएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र से आपके जो दर्पण है उस दर्पण के बीच की दूरी ही आपकी क्या कहलाएगी, आपकी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो ये एक्चुअल में ये वक्रता त्रिज्या भी लिख सकते हैं। तो चूंकि CB, और हमें पता है कि वक्रता केंद्र से अगर हम दर्पण के किसी बिंदु पे कोई किरण लेके जाते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा लंब होता है। तो ये आपका अभिलंब है ना जी। तो CB, चूंकि CB
दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर हो जाएगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, यानी एंगल ए बी सी बराबर में एंगल सी बी एफ हो जाएगा, एंगल ए बी सी बराबर में सी बी एफ, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ये ए बी समांतर है सीपी के, समांतर है ना जी, तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना, एकांतर अंतः कोण से हो जाएगा ना जी। तो यहां पे लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर में एंगल बी सी एफ, कैसे, एकांतर अंतः कोण का ये युग्म है, और चूंकि ये समांतर है इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। देखो ये भी एबीसी है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर, इसलिए एंगल सी बी एफ बराबर में एंगल बी सी एफ, एंगल सी बी एफ यानी कि यह वाला एंगल क्या हो जाएगा, बी सी एफ, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है, आपका सी बी एफ क्या है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के दो कोण जब बराबर हो जाएंगे तो इनकी सम्मुख भुजाएं ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये जब दो कोण बराबर हो गए इसलिए त्रिभुज कौन सा है, बी सी एफ लिखिए या सी बी एफ लिखिए, त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा लिख सकते हैं ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ये दोनों भुजाएं बराबर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं कि आपका ये जो है बी एफ जो है ना एफ सी के बराबर हो जाएगा, बी एफ जो होगा एफ सी के बराबर हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए। हम ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज ना लिखे तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समझ गए। चलिए अब यहां पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपतित किरण देख रहे हैं, अगर मैं इस आपतित किरण को एकदम नजदीक से दिखाऊं, एक्चुअल में ये है नजदीक ही, बहुत ही नजदीक है, यहां से बहुत ही नजदीक से जा रही है, प्रधानक से समांतर है लेकिन ये बहुत ही इसके नजदीक से जा रही है। ठीक है, बहुत ही नजदीक से जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे फिगर में दूर दिखाया हूं आपको समझाने के लिए, अगर मैं यहां से एकदम नजदीक ऐसे लेके जाऊं तो ये जो बी होगा यहां आ जाएगा, यानी बी और पी एकदम निकटतम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लिखे यहां कि यदि बी पी के बहुत ही निकट हो तो यहां से अगर मान लो ये और ये एकदम निकट आ जाए, बी यहां आ जाए एकदम, तो यहां से यहां तक की दूरी बराबर हो जाएगी, यानी कि तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो आपका बी एफ जो होगा यहां से यहां, यह बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ के, समझे ना। अगर मैं बी को यहां ना लेके यहां ले लूं, यहां से अगर मैं आपतित किरण ले जाऊं तो एकदम नजदीक हो जाएंगे, और नजदीक हो जाएंगे तो बी से एफ की दूरी और बी से पी की दूरी दोनों बराबर हो जाएगी, लगभग में ये बराबर हो जाएंगे ना, या लगभग लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो बी एफ जो है एफ सी के बराबर है और यहां बी एफ जो है पी एफ के बराबर है, इसलिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि बी एफ बराबर में एफ सी बराबर में पी एफ, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहां से हमने देखा कि ये आपका एफ सी जो है पी एफ के बराबर हो गया, ये दोनों इक्वल होगा, यानी कि एफ यहां पे मध्य बिंदु हो जाएगा सीपी का, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि आपका ये पीएफ जो होगा हाफ हो जाएगा किसका, इस पूरे का, पीसी का, हाफ हो जाएगा पीसी का। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो यह इसके बराबर है तो यह वाला पूरे का हाफ होगा ना जी। चलिए अब यहां से देखो पीएफ का वैल्यू क्या है, तो पीएफ आपका एफ है, फोकस दूरी है। अच्छा अगर मैं बात करूं 1/2 पीसी की, तो पीसी आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या है। यानी हम लोग यहां पे देख लीजिए, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इक्वल टू में R/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। उत्तल दर्पणों में भी हम लोग प्रूव करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दर्पण अवतल या उत्तल हो यदि आपतित किरण प्रधान अक्ष के बहुत ही निकट से समांतर गुजरे तो हमने देखा है ना कि ये आपतित किरण जब बहुत ही निकट से गुजरेगा तब तो फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये हमने संबंध निकाल दिया। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यही हमारा संबंध निकला फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। अब देखिए किरण आरेखों की बनावट के बारे में समझना जरूरी है, तभी हम लोग इसमें अलग अलग स्थिति में वस्तुओं को रखकर उसका हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो कहाँ वस्तु रखने पे कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो उसके लिए हमें किरण आरेखों के बनावट के बारे में समझना होगा पहले, तभी हम लोग उसका डायग्राम खींच पाएंगे कि अगर मान लो वस्तु फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो उसको जानने के लिए हमें किरण आरेखों की बनावट के बारे में पहले समझना होगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं कि हम लोग दोनों की बात करेंगे, गोलीय दर्पण में अवतल की भी बात करेंगे और उत्तल दर्पण दोनों की बात करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं पहला कंडीशन कि जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो, प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर हो तो उसके किरण आरेख कैसे गुजरेंगे। तो हम लोग दोनों के लिए बनाते हैं, अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए भी। चलिए ये मैं अवतल के लिए ले लेता हूं और ये मैं उत्तल के लिए ले लेता हूं। देखिए ये आपका अवतल दर्पण हो गया और यहां पे मैं बना लेता हूं उत्तल दर्पण। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। देखिए ये आपका यहां ध्रुव होगा, यहां आपका वक्रता केंद्र और दोनों के बीचों बीच क्या होगा, फोकस होगा। अभी हमें पता चल गया कि बीच में होता है, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो बीच में ही ना होगा जी। यहाँ पे P हो गया, अगर मैं यहाँ C लिखता हूं तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमें F लिखना होगा, यही ना होगा। चलिए तो हमने क्या कंडीशन देखा कि जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो, तो प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई आपतित किरण जाएगी तो इसके लिए आप कंडीशन ध्यान रखोगे कि प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी और आपके किससे टकराएगी, दर्पण से टकराएगी और दर्पण से परावर्तित होकर वो कहां मुड़ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण हो
तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है ना। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, ऐसे आप लिख सकते हैं। और इसका अभिलंब यहां से होगा, वक्रता केंद्र से ऐसे ये ना होगा, यह आपका एंगल आई हो जाएगा, यह एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये याद रखेंगे कि प्रधान अक्ष के अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण जो जाती है दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना होगा और इसको आप लिख भी सकते हो, लेकिन अगर आपको लिखने का मन नहीं करे तो आपको हमारे वेबसाइट पे चले जाना, रविकांत सर वाले वेबसाइट पे ravikantsir.in पे, और वहां से जाके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला यहां पे बात करते हैं। इसमें भी प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण लेते हैं उत्तल दर्पण में, तो प्रधान अक्ष के समांतर इसी तरह न जाएगी, कहां टकराएगी? दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी? ये परावर्तित हो जाएगी इस तरफ। ठीक है, और ये परावर्तित होगी, लेकिन ये वास्तव में कहां से लगेगी? लगेगी कि इसके फोकस से होकर आ रही है, इधर से आती हुई प्रतीत होती है, इधर से आती हुई प्रतीत तो लगेगा कि इधर से आ रही है। ठीक है, और इसका अभिलंब इस तरह से आएगा। चलिए इसको मैं डार्क रेखा रख के बाद में डॉटेड कर दूंगा, ऐसे टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका अभिलंब हो जाएगा, इसको हम लोग डॉटेड कर देते हैं। समझ गए? यानी कि यहां पे ये जो होगा आपतन कोण हो जाएगा और इधर वाला कोण परावर्तन कोण होगा। तो हम लोग इसमें जान सकते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये फोकस से लगेगा कि फोकस से इधर आ रही है, इधर फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें फोकस से होकर जाती है, इसमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। समझ गए? चलिए अगला कंडीशन देखते हैं। इसको मैंने लिखवा रखा है, सारा कुछ लिख रखा है, वेबसाइट से आप जाके वहां डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं जो बोल रहा हूं उसको भी लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा, कि जब आपतित किरण फोकस के दिशा में हो, जब आपतित किरण किसके दिशा में हो? फोकस के दिशा में हो, तो देखते हैं उसके लिए उसके किरण रेखों की बनावट। चलिए एक अवतल के लिए ले लेते हैं और एक उत्तल के लिए ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया और इधर आपका ये उत्तल हो गया। ये आपका ध्रुव हो गया, यहां वक्रता केंद्र, यहां पर फोकस, ध्रुव वक्र, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे वक्रता केंद्र। समझिए हम लोग कैसे ले रहे हैं? तो जो आपतित किरण है क्या है? फोकस के दिशा में है, यानी फोकस की दिशा मतलब ऐसे जाएगी ना, इस तरह से ऐसे जाएगी, तो फोकस के दिशा में जाएगी, तो ये टकराएगी और टकरा कर किधर परावर्तित होगी? तो ये प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, और इसके अभिलंब की बात करें तो वक्रता केंद्र से इस तरह से होगा, यहां से होगा। तो इधर वाला इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर देता हूं, डार्क लाइन करके ही डॉटेड कर दूंगा तो थोड़ा सीधा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो ये आपका क्या होगा? अभिलंब होगा, इसको मैं डॉटेड कर रहा हूं। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो प्रधान है ना, फोकस के दिशा में आपतित किरण आती है, वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस के दिशा में आती हुई आपतित किरण किस दर्पण में? अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। ठीक है, उसी तरह यहां पे चलते हैं, फोकस के दिशा में लेना है, यानी ऐसे आएगी, फोकस ये है तो इसी के दिशा में आएगी, ऐसे इसी के साथ सीधे में आएगी, इधर ही रुक जाएगी। ठीक है, और ये परावर्तित होगी, तो ये कैसे जाएगी? तो ये भी आपके समांतर निकल जाएगी, समांतर निकल जाएगी प्रधान अक्ष के। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा? इसका आभासी जो होगा लगेगा कि फोकस की ओर जा रहा है, इस तरह से, समझे ना?
अच्छा, और इसका अभिलंब क्या होगा? तो इसका अभिलंब ऐसे आएगा, इसको मैं डॉटेड कर देता हूं, ये आपका अभिलंब है। ठीक है, तो यहां भी हमने क्या देखा कि फोकस के दिशा में, उत्तल दर्पण में फोकस के दिशा में आती हुई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है, दोनों में प्रधान अक्ष के समांतर ही निकलती है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आपतन कोण आई और इधर वाला एंगल आर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा, जब आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में हो, वक्रता केंद्र की दिशा में हो, तब कैसे जाएगी इसके बारे में बात करते हैं। वक्रता केंद्र के दिशा में हो। चलिए, तो मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, ये आपका प्रधान अक्ष 2 ले लेता हूं। चलिए, अब इसके बाद यह अवतल दर्पण हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। यहां पे हम लोग ध्रुव, यहां फोकस और यहां पे वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस और यहां वक्रता केंद्र। चलिए अब देखिए हमें क्या ले जाना है, वक्रता केंद्र के दिशा में जब आपतित किरण जाए, यानी ऐसे, तो वक्रता केंद्र के दिशा में जाएगी तो ये वक्रता केंद्र से जो हम लोग यहाँ पे खींचेंगे दर्पण पे, तो क्या होता है, उस पे लंब होगा ना जी। तो प्रधान किसी दर्पण पर लंब जो आती है आपतित किरण, वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है, पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यहां पे भी देखते हैं, यहां पे भी इसी तरह वक्रता केंद्र के दिशा में जाएगी तो क्या होगी, यहां पे ऐसे जाएगी, लेकिन ये पुनः उसी दिशा में वापस लौटती हुई प्रतीत होती है ना। और इसका आभासी ऐसे लगेगा कि इधर से आ रहा है ऐसे। ठीक है, समझ गया ना, ये डॉटेड है। तो ऐसे जाएगी, लेकिन परावर्तन के बाद पुनः वापस लगेगा कि वापस लौट रही है, उसी पथ में वापस लौट रही है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 ही कंडीशन है इसमें। जब आपतित किरण ध्रुव के दिशा में हो, ध्रुव के दिशा में हो तो कैसे जाएगी। चलिए इसके लिए देख लेते हैं इसकी किरण रेखों की बनावट। एक अवतल के लिए और एक उत्तल के लिए ले लेते हैं। यहां पे आपका अवतल दर्पण, यहां पे हम लोग बना लेते हैं इसका उत्तल दर्पण। एक PFC, हम लोग किस दिशा में ले जा रहे हैं, ध्रुव की दिशा में। तो देखो ध्रुव के दिशा में जितना यहाँ पे आपतन कोण बनाएगी, यानी यहाँ जो कोण बनेगा परावर्तन के नियम को पालन करते हुए, उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए मुड़ जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, समझे ना, है ना। परावर्तन के नियम के अनुसार ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये आपका अभिलंब का काम करेगा। ठीक है, तो जितना कोण पे झुकी होगी आपतित किरण ध्रुव के दिशा में, उतना ही कोण क्या बनाएगी, परावर्तित होकर भी बनाएगी। समझ गए ना। उसी तरह यहां भी आप देख सकते हैं, जितना कोण यहां पे बनाएगी आपतित किरण प्रधान अक्ष के साथ, एंगल आई ये होगा, उतने ही कोण पर इधर परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से निकल जाएगी, उतना ही कोण बनाएगी। परावर्तन के नियम के अनुसार ये दोनों कोण बराबर होते हैं, हमें पता है ना जी। तो जितना कोण पे यहां झुकी उतना ही कोण पे इधर परावर्तित होकर चली जाएगी। तो ये 4 कंडीशन थे। इन चारों कंडीशन को आप याद रखोगे। अगले वीडियो में हम लोग किस तरह से इसमें अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए अलग अलग स्थितियों में वस्तु रखने पे उसके प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन
रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसी रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इन सभी के नोट्स के लिए आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsar.in और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।